हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस। दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलेंगी। अगर आपको नेट कॉमर्स की तैयारी करनी है या एचटेट पीजीटी कॉमर्स की तैयारी करनी है तो आप दिशा क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपको आने वाली सभी फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हमने जो फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा है वो हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रखा है। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में चैप्टर 1 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके वो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की। पार्ट 1 और पार्ट 2 में, चैप्टर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग की, या हम कह सकते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। आज हम पार्ट 3 में लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे कि भी क्या इसकी लिमिटेशंस हैं और क्या इसमें कमियां हैं आप कह सकते हैं। और सेकंड जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं या उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छी अकाउंटिंग की। तो स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के साथ। लिमिटेशंस क्या क्या है? पहले इसकी जो लिमिटेशन है वो है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। ये कह रहा है जो हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है अकाउंटेंट का, उसका इफेक्ट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे, जो भी स्टेटमेंट्स आपकी दिखा रही हैं उस पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मैनेजर है, उसका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरी जो फर्म है उसका जो अकाउंटेंट है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपके अकाउंटेंट से अलग हो सकता है। तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखेगा। आपके जो मैनेजर का या अकाउंटेंट का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसका जो इफेक्ट है वो आपको अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दिखेगा। तो अब हम बात करते हैं कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, पहला है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डिक्रीज in the value of asset with passage of time। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जो आपने एसेट आज ली है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मशीनरी का, आपने आज 10 लाख की मशीनरी ली है, तो क्या उस मशीनरी की वैल्यू जब आप उसे 10 साल यूज़ कर लेंगे 10 साल के बाद भी वही रहेगी? नहीं। तो हमारी जो एसेट्स की वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ क्या होती है? डिक्रीज, क्योंकि हम उनको क्या कर रहे हैं? यूज़। तो उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब जो डेप्रिसिएशन का तरीका है, अब आप क्या करते हैं, हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, हमारे कंसेप्ट्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग को करते हुए। जैसे एक हमारा जो कंसेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है जो हमेशा के लिए चलता रहेगा। आप ये नहीं मान के चलते कि फ्यूचर में बिजनेस बंद हो जाएगा, आप ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में बिजनेस चलता ही रहेगा। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको कॉस्ट प्राइस पे, जिस पे हमने लिए हैं उस पे दिखाते हैं, बेशक 10 साल बाद हो या 15 साल बाद। आज आपने अगर 10 लाख की मशीनरी ली है तो उसको इस साल भी आप 10 लाख की दिखाएंगे, अगले साल भी 10 लाख की दिखाएंगे, उससे अगले साल भी 10 लाख की दिखाएंगे। तो आप एक बात बताओ, आज तो वो 10 लाख की है क्योंकि आपने परचेज करे, क्या अगले साल भी वो 10 लाख की रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज, डेप्रीशिएट होगी। तो इसका मतलब है कि भी डेप्रीशिएशन हमें चार्ज करना है। तो इस डेप्रीशिएशन को अब कैसे काटें? अब आपको कैसे पता चलेगा कि भी अगले साल तक वो सिर्फ 1 लाख की घटी उसकी वैल्यू, उससे अगले साल वो 50,000 की घटी, या उससे अगले साल वो 30,000 की घटी? तो हम जो डेप्रीशिएशन की वैल्यू है उसको ऐसे नहीं ले सकते कि भी इस साल कुछ मान लिया अगले साल कुछ। जो डेप्रीशिएशन की वैल्यू है उसको हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं उसकी लाइफ में। इक्वली डिवाइड करने का हमारा क्या मतलब है कि भी आपकी जो टोटल वैल्यू है, वैल्यू को हम यूजफुल लाइफ निकाल लेते हैं कि भी कितने साल ये चलेगी, उससे हम कर देते हैं डिवाइड। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, 10 लाख की वैल्यू थी उसकी, 10 लाख की वैल्यू की मशीनरी की, हमने सोचा वो 10 साल चलेगी, तो हर साल हम कितना काटेंगे? 1 लाख डेप्रिसिएशन का काटेंगे। आपके जो अकाउंटेंट है उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि वो 10 साल चलेगी, लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटर हैं जो सेम मशीनरी को यूज कर रहे हैं उसके अकाउंटेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि मशीनरी 20 साल चलेगी। तो वो कितना डेप्रिसिएशन काटेगा? वो काटेगा 50,000। हर साल कितना काटेगा? 50,000। तो यहां पर्सनल जजमेंट का इफेक्ट पड़ा, क्योंकि आपके मैनेजर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उनके अकाउंटेंट का या मैनेजर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अलग। क्लियर? उसके बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक।
आपके पास स्टॉक पड़ा है जो एंड में नहीं बिका, उसको अब आपके जो अकाउंटेंट है उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है अकाउंटेंट का कि भी इसे हमें कॉस्ट प्राइस पे दिखाना चाहिए जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है। जैसे 100 रुपए में कोई प्रोडक्ट बनाया तो वो कहता है 100 रुपए पे दिखाओ, लेकिन हो सकता है कि भी दूसरी जो फर्म है उसके अकाउंटेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हो कि भी बेचना तो है ही हमें, तो क्यों ना इसे सेल प्राइस पे दिखाया जाए, और सेल प्राइस हो सकता है उसको 200 रुपए। तो यहां भी हमारा क्या है, पर्सनल जजमेंट हमारे अकाउंट्स पे इफेक्ट डाल रही है। क्या पता आपका अकाउंटेंट तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको कॉस्ट प्राइस पे दिखा दे या फिर वो सेल प्राइस पे दिखा दे, तो यहां दोनों में क्या है, डिफरेंस। उसके बाद ऐसे ही तीसरा एग्जांपल अगर हम बात करें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डेब्ट्स क्या होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने उधार पे माल दे रखा है, अब उनसे पैसा आएगा यानी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब आपका अकाउंटेंट है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही प्रोविजन बना लेते हैं कि भाई इतना पैसा हम सोच के चल रहे हैं, शायद ही आए और ना आए। जब आप प्रोविजन बनाते हैं तो हो सकता है आपका अकाउंटेंट की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि 5% लोग या डेटर्स ऐसे हैं जो पैसा नहीं देते या नहीं आएगा उनमें से, लेकिन हो सकता है दूसरी फर्म का जो अकाउंटेंट है उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो कि भी लोग आजकल ज्यादा ही पैसा नहीं दे रहे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 10% हो सकते हैं वो लोग। तो जो प्रोविजन हम बना रहे हैं, क्या पता आपका अकाउंटेंट 5% के अकॉर्डिंग बना रहा हो, उनका 10%। तो यहां भी पर्सनल जजमेंट कि भी आपका अकाउंटेंट क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है उसका इफेक्ट आपकी अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टेटमेंट्स पे आता है। ये इसकी कमी है, क्योंकि जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है पर्सनल, वो इफेक्ट करता है, वो क्या मान के चल रहा है या कैसा बंदा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड हमारा है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। अभी हमने कहा कि भी अकाउंटिंग साइंस है, साइंस की तरह ही वो काम करती है, उसके कुछ कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं जिनको फॉलो करके हम अकाउंटिंग के काम को करते हैं। अब उन अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स और कन्वेंशन को जब हम फॉलो करते हैं तो वो हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन और ट्रू नेट प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं दिखाता, उनका इफेक्ट आता ही आता है, जिनकी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू रिजल्ट्स को नहीं दिखा पाती। कैसे आता है वो देखते हैं। जैसे हमारा एक कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अभी भी हमने बात करी थी, क्या कहता है कि बिजनेस चलता रहेगा फ्यूचर में और उसकी वजह से जितने भी एसेट्स हैं उनको हम बैलेंस शीट में किस पे दिखाते हैं, कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो हमारा है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस फ्यूचर में चलता रहेगा और उसकी वजह से हम सारे एसेट्स को बैलेंस शीट में एट कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पे। आज जो आपने ये 10 लाख की मशीनरी ली है, अगले साल क्या ये 10 लाख की रहेगी इसकी मार्केट वैल्यू? नहीं, क्योंकि आपने एक साल उसको यूज कर लिया, तो एक साल के बाद उसकी ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। जैसे आप कार का एग्जांपल ले लो, आप 10 लाख की आज कार लेके आते हो तो क्या 2 साल के बाद उसकी वैल्यू 10 लाख रहेगी? नहीं। तो लेकिन अकाउंटिंग का जो हमारा ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, ये कहता है एसेट्स को बैलेंस शीट में उनकी कॉस्ट प्राइस पे दिखाओ, ना कि मार्केट वैल्यू पे, जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल जो पोजीशन है बैलेंस शीट ने दिखाई है, क्या वो ट्रू है? नहीं, क्योंकि आज भी आप उस मशीनरी को 10 लाख की दिखा रहे हो, अगले साल भी आप उसको 10 लाख की दिखा रहे हो और एक्चुअल में उसकी मार्केट वैल्यू अगले साल 9 लाख होगी या 8 लाख होगी, तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ट्रू नहीं दिखा रही। अब हम बात करते हैं ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं दिखाया जाता। जैसे एक हमारे कन्वेंशन का एग्जांपल ले लेते हैं। कन्वेंशन में हमने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि भी अगर आपको फ्यूचर के लॉसेस के बारे में पता चलता है तो आप उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड कर दो। अगर आपको फ्यूचर की इनकम का पता चलता हो लेकिन इनको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, फ्यूचर के लॉसेस को तो अभी रिकॉर्ड कर दो लेकिन फ्यूचर की इनकम्स को अभी रिकॉर्ड नहीं करना। उनको कब रिकॉर्ड करना है, जब वो फ्यूचर में होंगी। तो इससे भी हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है या हम कह सकते हैं नेट रिजल्ट्स आए हैं प्रॉफिट और लॉस, क्या वो ट्रू है? नहीं, क्योंकि आपने इसमें फ्यूचर के लॉसेस को भी अभी से दिखा दिया जो अभी तक हुए भी नहीं, तो आपका ट्रू प्रॉफिट कहां से दिखेगा? तो ये भी इसकी क्या है, कमी, कि भी ये कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस को मानता है और उन कंसेप्ट और कन्वेंशंस की वजह से हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू रिजल्ट्स को नहीं दिखा पाती। थर्ड अगर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ये कह रहा है अगर आपको किसी भी बिजनेस के बारे में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि भी अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस जानना है किसी भी बिजनेस का, तो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कब पता चलता है? जब वो बिजनेस क्लोज डाउन हो जाता है, एट द एंड जब वो हम बंद कर देते हैं तभी हमें एक्चुअल बिजनेस का क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है वो पता चल जाए। जो हम ईयर के एंड में हर एक साल के बाद फाइनेंशियल ईयर के बाद निकालते हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। तो अकाउंटिंग हमें कैसे इंफॉर्मेशन देती है? इनकम्प्लीट, अधूरी। उसके बाद है फोर्थ जो इसकी कमी है वो है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये
ये कह रहा है, अभी जब हमने अकाउंटिंग का नेचर पढ़ा था उसमें पढ़ा था अकाउंटिंग में सिर्फ हम फाइनेंशियल नेचर की उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी की टर्म्स में मेजर की जा सके, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे क्वालिटेटिव का मतलब है आपकी मैनेजमेंट कितनी इफिशिएंट है। अब अगर आपकी अच्छी मैनेजमेंट है, इफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। अगर गंदी मैनेजमेंट है तो आपके प्रॉफिट्स क्या होंगे, डिक्रीज, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसका इफेक्ट पड़ा ना, लेकिन इसको मनी की टर्म्स में आप नहीं बता सकते कि भी इफिशिएंट की क्या वैल्यू है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की क्या वैल्यू है। या हम कह सकते हैं आपके मैनेजमेंट के और लेबर के कैसे रिलेशन है, उनका भी आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर अच्छे रिलेशन है तो अच्छा सा बिजनेस ग्रो करेगा, अच्छी प्रोडक्शन होगी। अगर अच्छे रिलेशन नहीं है तो काम अच्छे से नहीं होगा, प्रॉफिट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ चीजें जो क्वालिटेटिव नेचर की होती हैं, जैसे हमने कहा इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, आपके मैनेजमेंट और लेबर के कैसे रिलेशन है, फर्म की क्या एबिलिटी है नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की, या आपके कस्टमर्स का क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है, इन जो इंफॉर्मेशन है ये क्वालिटेटिव नेचर की है, लेकिन इनका भी आपके बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस पे या हम फाइनेंशियल पोजीशन पे कह सकते हैं इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये मनी की टर्म्स में मेजर नहीं की जा सकती। तो ये भी एक अकाउंटिंग की क्या है, कमी, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स आपके फाइनेंशियल पोजीशन को या नेट रिजल्ट्स को तो इफेक्ट कर रही हैं कि आपकी मैनेजमेंट कैसी है उसका इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्योंकि इसे मनी की टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। फिफ्थ है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा का मतलब है कि भी आप जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, वो उनकी, जैसे हमने अभी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारे एसेट्स हैं उनको किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पर लिख दिया, लेकिन जो उसके प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या हम वो दिखाते हैं? नहीं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग आज आपने 2 लाख की ली, क्या वो आने वाले 4 सालों में भी 2 लाख की ही रहेगी? क्या उसकी वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आएगा? तो जो उसकी प्राइस चेंज हुआ है, प्राइस में चेंज आया, उसके इफेक्ट को हम नहीं लिखते। उसको अगर हम नहीं लिखेंगे तो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके जो रिजल्ट्स होंगे वो ट्रू नहीं होंगे, क्योंकि आज भी लैंड एंड बिल्डिंग को आप 2 लाख की दिखा रहे हो और 4 साल बाद भी आप उनको 2 लाख की दिखा रहे हो, हालांकि वो 10 लाख की हो गई है। तो वहां जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो क्या है, अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यू होने की वजह से वो आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं दिखा रही। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिक्स्थ है इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? जब आप अपने अकाउंट्स को अपनी कमियां छुपाने के लिए या अच्छा दिखाने के लिए उसे मैनिपुलेट करते हैं, उसमें धोखाधड़ी करते हैं, बदलाव कर देते हैं, कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं या कुछ चीजों को रिकॉर्ड ही नहीं करते अपनी कमियां छुपाने के लिए, उनको हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग से भी इफेक्ट होती है। जैसे आपने क्लोजिंग स्टॉक है, वो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा तो 2 लाख का है, लेकिन अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए आपने उसको क्या कर दिया, 4 लाख का दिखा दिया। या आपने अपने प्रॉफिट्स को अच्छा दिखाने के लिए लास्ट में जो परचेज करी उनको रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो इससे जो विंडो ड्रेसिंग है उसका भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इफेक्ट पड़ता है, वो भी हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन या ट्रू नेट रिजल्ट्स को नहीं दिखाता। ये भी इसकी क्या है, एक कमी। उसके बाद है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। जो हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाए हैं उसमें जो डाटा है वो उन ट्रांजैक्शंस का है जो हो चुकी पास्ट में, पास्ट डाटा है, लेकिन जो अभी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे डिमांड में चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी चेंज हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, इनकी वजह से जो आपको फ्यूचर में फोरकास्ट करना है, क्या आप अकाउंटिंग के बेसिस पे वो फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड तो कोई डाटा अकाउंटिंग में है ही नहीं। अकाउंटिंग में जो डाटा है वो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं जो ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आपको ये लिमिटेशन समझ आ गई। ये थी हमारी लिमिटेशंस। क्लियर? हेलो एवरीवन, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि एक अच्छी अकाउंटिंग में अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 5 क्वालिटीज़ हैं जो एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। पहली है रिलायबल, सेकंड है रिलेवेंट, थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी, फोर्थ है कंपेरेबिलिटी, फिफ्थ है फेथफुल प्रेजेंटेशन। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं रिलायबल को। इसका मतलब है कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो रिलायबल हो, जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, भरोसा किया जा सके। और किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिलायबल बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन आप अपनी अकाउंटिंग में करो, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो, वो ऐसी होनी चाहिए जो किसी फैक्ट्स के बेसिस पे रिकॉर्ड की जाए।
और जिसको हम ऐसी इंफॉर्मेशन को हम वेरीफाई कर सके। वेरीफाई करने का मतलब है आपके पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब उसका कोई प्रूफ, कोई एविडेंस, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकें, उसकी वेरीफाई कर सकें क्या एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुई थी। तो हमारी कुछ जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि हम उन्हें वेरीफाई कर सकें। कोई हमारे पास प्रूफ या एविडेंस, सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे कोई हमने परचेज करी है तो उसका परचेज बिल होगा, कैश डिपॉजिट किया है बैंक में तो कैश डिपॉजिट रिसिप्ट होगी, सेल्स करी है तो सेल्स का बिल होगा। ऐसे हमारे पास कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट जरूर होगा जिसके बेसिस पे हम वेरीफाई कर सकते हैं वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुई है या नहीं। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रिलायबल, भरोसे वाली होनी चाहिए, जिसपे लोग भरोसा कर सकें। सेकेंड है रिलीवेंट। रिलीवेंट का मतलब है कि भी अकाउंटिंग में सिर्फ आप उन्हीं इंफॉर्मेशन को या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जो रिलीवेंट है, जरूरी है, नेसेसरी है। इररिलेवेंट या अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस की अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब बात आती है कि भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है, ये कैसे पता चले। कल हमने बात करी थी कि भी डिफरेंट यूजर्स हैं, मतलब बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनके पर्पस अलग अलग होते हैं। जैसे यूजर्स की अगर हम बात करें तो हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनको क्रेडिट वर्दीनेस जाननी है। हमारे ऑनर्स हैं, उनको हमारे नेट रिजल्ट्स जानने हैं या फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है। हमारी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में बहुत सारी चीज़ें और जाननी है। तो हर एक यूज़र की अलग अलग नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डाटा को यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग डाटा को। तो अकाउंटिंग डाटा या इंफॉर्मेशन रिलीवेंट है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि भी क्या वो ट्रांजेक्शन या इंफॉर्मेशन किसी भी यूजर की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है या नहीं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए, वो तभी रिलेवेंट मानी जाएगी जब वो किसी यूजर की डिसीजन मेकिंग में या डिसीजन लेने में हेल्प कर रही है। क्लियर। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं रिलेवेंसी का कि भी कैसे हम रिलेवेंट डाटा को उठाएं। जैसे हमारे नंबर ऑफ डेटर्स हैं। अब डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने उधार पे माल दे रखा है, जिनसे हमने पैसा लेना है। तो अगर आप अकाउंट्स में ये लिखोगे कि भी मेरे 100 डेटर्स हैं, तो क्या इससे आप पता कर पाएंगे या कोई यूजफुल डाटा है ये? नहीं। लेकिन अगर आपने उन 100 डेटर्स की नंबर की बजाय आपने अमाउंट लिखा कि मेरे 2 लाख के डेटर्स हैं, ये एक यूजफुल डाटा है। इससे आपको पता चलेगा कि भी आपका कितना पैसा डेटर्स में फंसा हुआ है, या वो ज्यादा तो नहीं है, क्या उससे हमारी कैश मैनेजमेंट मतलब इफेक्ट हो रही है बिजनेस की। तो जो डाटा मींस हमारे बिजनेस को या किसी भी यूजर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, वो डाटा रिलेवेंट माना जाता है और उसे ही हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। इररिलेवेंट या अननेसेसरी जो काम का इंफॉर्मेशन नहीं है या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है, उसको हम बिजनेस में अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो इजीली समझ आ जाए लोगों को। इजीली समझ आने का मतलब है कि आप अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस लॉजिकल और सिंपल तरीके से प्रेजेंट करो कि भी कोई भी बंदा जिसे अकाउंटिंग की टर्म्स की नॉलेज नहीं है वो भी उसे इजीली समझ ले। क्लियर। उसके बाद है फोर्थ कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब है आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा डाटा दे जिससे हम उसे कंपेयर कर सकें। अब कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं विद इन द बिजनेस। विद इन बिजनेस भी आप उसे कंपेयर कर सकते हैं, और एक है हम विद कॉम्पिटिटर्स, विद अदर फर्म्स, या हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटर्स। अब अगर हम बात करें विद इन बिजनेस में कंपेयर करने के लिए आप क्या करें, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें जब आप करंट की फिगर्स लिख रहे हैं, यहां अगर हम करंट की फिगर्स को दे रहे हैं, करंट फिगर का डाटा है, तो यहां हम प्रीवियस ईयर की फिगर्स को भी साथ में रिप्रेजेंट कर दें। उससे हम क्या कर सकते हैं कि भी हम कंपेयर कर सकते हैं करंट ईयर के जो डाटा है उसको प्रीवियस ईयर से। जैसे आपके पास पिछली सेल्स क्या थी पिछले साल, अब की सेल्स क्या है, उससे हम देख सकते हैं सेल्स इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। ऐसे ही हम प्रॉफिट्स का डाटा भी प्रीवियस ईयर का भी दे सकते हैं करंट ईयर के साथ। तो वहां हमारा कंपेरिजन क्या है, पॉसिबल। तो कंपेरेबल होनी चाहिए। और विद अदर फर्म्स का मतलब है कि भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि अदर फर्म्स जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, हम उनके साथ भी अपने डाटा को कंपेयर कर सकें, क्या हम उनसे आगे हैं या क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है। क्लियर। अब जब हम कंपेरेबिलिटी की बात करते हैं तो अपने डाटा को अदर फर्म्स के साथ कंपेरेबल करने का या लायक बनाने के लिए हमें यह करना पड़ेगा कि जो हमारे मेथड्स हैं किसी भी चीज को करने के, वो हमें कंसिस्टेंट रखने पड़ेंगे। जैसे हमने लिमिटेशंस में पढ़ा था कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 2 मेथड्स हैं, या तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लो या आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर लो। तो जो मेथड आप यूज कर रहे हैं आपका बिजनेस, उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करें। ये नहीं एक साल आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर लिया, अगले साल आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लिया, फिर
थर्ड ईयर में आपने रिटन डाउन यूज कर लिया, तो आप मेथड्स को रेगुलरली चेंज ना करें। अगर कुछ सालों के बाद आपको लगता है कि भी नीड है चेंज करने की, क्योंकि उससे आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी या बेटर हो जाएगी, तब आप किसी भी मेथड को चेंज करें। अदरवाइज मेथड्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करें ताकि वो अदर फर्म्स के साथ कंपेरेबल बने रहें। फिफ्थ हमारा पॉइंट है कि भी आपकी जो अकाउंटिंग हो वो फेथफुल प्रेजेंटेशन हो, मींस वो एक्चुअल में जो फिगर्स हैं, एक्चुअल में जो डाटा है उसी को रिप्रेजेंट करे, ताकि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आपके ट्रू नेट रिजल्ट्स और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाए। उसमें कोई भी झूठी फिगर्स ना हो, उसमें कोई भी झूठा डाटा ना हो। क्लियर? ये 5 क्वालिटीज हैं कि ऐसी हो जिसपे हम रिलाय कर सके, मतलब भरोसा कर सके, उसमें सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही हो, अननेसेसरी या इररिलेवेंट चीजें ना हो, जो किसी भी यूजर को डिसीजन लेने में हेल्प करे, वही रिलेवेंट डाटा उसमें होना चाहिए। थर्ड, वो ऐसी हो जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, कोई भी जिसे अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है वो भी इजीली उसे समझ जाए। फोर्थ, कंपेरेबल हो, आप अपनी फर्म्स में भी अगर पिछले साल से कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर कर पाएं, और दूसरी फर्म्स के साथ अगर कंपेयर करना चाहें तो भी वो पॉसिबल हो कंपैरिजन। फिफ्थ, उसमें सारी जो प्रेजेंटेशन है वो फेथफुल होनी चाहिए, मतलब सारा डाटा एक्चुअल होना चाहिए, उसमें कुछ भी ऐसा डाटा ना हो जो एक्चुअल है ही नहीं। क्लियर? उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, उसको हम देख लेते हैं, रोल ऑफ अकाउंटिंग, कि आज का रोल क्या है हमारी अकाउंटिंग का। रोल ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो रोल में हमारी जो अकाउंटिंग का रोल है वो 5 तरीके से है। एक तो है रोल ऑफ लैंग्वेज। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज का रोल प्ले करती है। अकाउंटिंग ऑफ लैंग्वेज का रोल ऑफ लैंग्वेज का मतलब है कि भी बिजनेस अपने बारे में अपनी इंफॉर्मेशन यूजर्स तक खुद नहीं दे सकता, उसकी जो लैंग्वेज बनती है कम्युनिकेट करने के लिए कि भी यूजर्स को वो अपने बारे में बताता है, तो वो कौन बताता है उसके बिहाफ पे? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग किसका रोल प्ले कर रही है? लैंग्वेज का। दूसरा है रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अकाउंटिंग में आपका जो भी ट्रांजैक्शंस एक साल में हुई है उसका एक पूरा पास्ट रिकॉर्ड होता है, पास्ट डाटा का। तो आपके पास एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखने का काम भी, रोल भी कौन प्ले करती है? अकाउंटिंग। उसके बाद है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट। आपके लिए नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करने का रोल भी कौन प्ले करती है? अकाउंटिंग। उसके बाद है रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करनी है, उसको डिटरमाइन करने का काम भी कौन करती है? अकाउंटिंग। उसके बाद है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। बहुत सारे यूजर्स हैं और उन यूजर्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम कहां आपसे रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो क्या है? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? एक पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब इंफॉर्मेशन उसमें ही मिलेगी आपको अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद है रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अब बहुत सारे जो यूजर्स हैं उनको अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हम फिजिकल गुड है दे रहे हैं, वो एक सर्विस है। तो जो ये सर्विस है, ये सर्विस भी कौन प्रोवाइड करवा रहा है? इंफॉर्मेशन देने की सर्विस, ये भी हमारी कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग में सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड होती है। तो रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, ये एक सर्विस प्रोवाइडर का काम भी करती है। क्लियर? यहां हमारा फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी का कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल हम अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 करेंगे जिसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो अकाउंट्स में यूज होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।